नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे खासकर यदि सेक्टर वाइज देखें तो वो कंप्यूटर लर्निंग की एजुकेशन सेक्टर की कंपनियां हैं। लेकिन इसका नाम तो आपने अच्छे खास से जाना होगा जिसका नाम है जी। जो जी लर्न के ऊपर हम जानने वाले हैं आज, क्योंकि ये जी लर्न खास करके उसके बारे में थोड़ा सा पता होगा कि इसका जो मेन प्रमोटर्स हैं वो प्रमोटर्स इसार्स ग्रुप करके आती है। एसल्स होल्डिंग्स है इसकी मेन होल्डिंग कंपनी। इस पे हम चर्चा क्यों कर रहा हूँ पता है? इसका चर्चा करने का रीजन ये है कि वो स्टॉक ने रैली दिखाई है कुछ दिनों से। अब रैली किस हिसाब से दिखाई है, जहाँ पे खास के एक महीने की चार्ट की बात करूँ तो 17-18% की जंप है। 6 महीने में करीब 27% के आसपास जंप है। और एक साल में नियरली 166% और 5 साल में देखा गया कि नियरली एक कितना 55% की गिरावट। आखिर यहाँ पे क्या हुआ, 5 साल में डेटा में क्या हुआ और पिछले एक साल से लगातार जो एक ट्रेंड बनी है उसका क्या आकलन किया जा सकता है, उसी पे आज थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे। जहां पे इंटरेस्टेड शेयर होल्डर की तरफ ध्यान दें तो वो भी नियरली कितना निकल के आता है पता है? वहां पे करीब करीब 1.5 लाख शेयर होल्डर हैं कंपनी को लेकर। 1.5 लाख शेयर होल्डर हैं कंपनी में। और 1.5 लाख शेयर होल्डर की क्या सोचना है स्टॉक को लेकर के, क्या एक्शंस प्लान है उनको लेकर के, चलिए हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। जी लर्न एक ऐसा कंपनी उन्होंने क्रिएट किया था एशल ग्रुप ने, जो कि खास के जो प्री स्कूलिंग चेन थी उसको लेकर के तैयार किया था। इसमें कंपनी ने क्या किया था कि इनके पास K-12 तक के स्कूल्स की बात करती थी। माउंट लिटरस जी स्कूल्स इनके पास हैं। और इंडियाज में कहती है कि वाइडली प्री प्रेजेंस इन द प्री स्कूलिंग्स, क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए स्कूलिंग का कामकाज था, उस पर उन्होंने स्टार्ट किया था काम। और इसकी बड़ी चीज चयन की बात करते हैं और इंडिया में टॉप लिस्ट के अंदर आती है, जो कि खास के एजुकेशन, जिसके अंदर आपने देखा होगा किडजी। किडजी का नाम तो शायद अक्सर सुना होगा आपने। तो किडजी जो है इनकी ब्रांड है। चाहे माउंट लिट्रा की बात करें, माउंट लिट्रा जी स्कूल की बात करें, वर्ल्ड प्री स्कूल की बात करें, इसके अलावा इनकी कुछ ब्रांड्स और हैं जहाँ पे माउंट लिट्रा स्कूल्स की बात करती हैं। इसके बाद एक जिन्स चूस ऑफ द क्रिएटिव आर्ट्स करका इनका एक ब्रांड्स है। जिन्स चूस ऑफ द मीडिया आर्ट्स करके है। और एक कहते हैं अंकुरम अंकुरम करके आती है। और लिवरम्स करके आती है। कुछ बड़े इनके पास ब्रांड्स हैं। खास के सबसे बड़ी ब्रांड्स की बात करूँ तो इनके पास प्री स्कूलिंग का ज़्यादा है। और ये प्री स्कूलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और प्री स्कूलिंग में इसका नाम तो हर जगह पे छाए होगा, जिसका नाम है किडजी। तो चलिए हम जानने के प्रयास करते हैं ये किडजी से होने वाली इनका रिवेन्यू मॉडल क्या है और क्या कहना चाहती है इस स्टॉक को लेकर के। जहाँ पे स्टॉक की प्राइस काफ़ी बड़ी नहीं थी, एक 10 रुपये से छोटा का नोट है। 10 रुपए के नोट से भी अभी छोटा सा कम ही है, 10% कम ही इस 10 रुपए के नोट में 10% का डिस्काउंट लगा हुआ है, ये मानिए। तो स्टॉक का प्राइस 9 रुपए के आसपास। तो इसको तीन फैक्टर में हम तीन एस्पेक्ट में तोड़ते हैं। पहला जो फंडामेंटल, जहाँ पे हमने बिजनेस मॉडल के बारे में देखा, जो किडजी से लेकर के इनके पास स्कूल्स और बाकी सारे पास मीडिया इंस्टीट्यूशंस हो या फिर आर्ट के लिए हो, ये सब कामकाज करती है। इससे होने वाली प्रॉफिट और लॉस की भी चर्चा करेंगे। और दूसरे एस्पेक्ट का नाम है जिसका नाम है ट्रेंड। और ट्रेंड को बेसिकली आमतौर की भाषा में, स्टॉक मार्केट की भाषा में टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं हूँ, इसलिए कंप्लीटली हम ट्रेंड की बात करते हैं, क्योंकि ट्रेंड का मतलब ये हमारे हमारे शब्दों में ये होती है, जो स्टॉक में जो कंपनी का रिवेन्यू मॉडल है, सेल्स क्या लगातार बिल्डअप होती है, उसी हिसाब से इनका चार्ट भी बिल्डअप होती है, या इसके हिसाब से रिवर्सल चलता है, या चार्ट लगातार बढ़ते हैं लेकिन ये रिवर्सल चलता है। ऐसा तो नहीं है, इसको आकलन करने का प्रयास करेंगे, एक तरह से रिकंसिलेशन करने का प्रयास करेंगे आपसी डेटा को लेकर के। तीसरा एस्पेक्ट का नाम है सेंटीमेंटल। सेंटीमेंटल हर वो इन्फॉर्मेशन जो या तो इनकी बिजनेस मॉडल को या इनके स्टॉक मार्केट को लेकर के क्या कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट डाल सकता है, उसको कहते हैं सेंटीमेंटल। चलिए फंडामेंटल में कंपनी ने कहा कि हमारा बुक वैल्यू कितना है, 5 रुपया 60 पैसे का। जबकि इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में कहती है करीब 15 रुपये के आसपास। मतलब यहाँ से देखा जाए तो नियरली कितना, 2.25 होता है, 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स का क्या है इनका बुक वैल्यू से इंट्रेंसिक वैल्यू, अर्थात इनकी एसेट्स काफी ज्यादा देखने को मिली। ये था एक कदम। अब अगले स्टेप में देखा जाए तो वो कहती है स्टॉक का पी के बारे में, कहती है कि नियरली जहां पे इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों का पी पी कहता है 38 के आसपास, वहां पे इनका पी कहता है करीब 6.5 के आसपास। तो सोचिए 6 पंचे 30, सीधा सीधा आकलन करके आज देखा जाए
तो नियरली इसको हम इसको 6 गुना मान लेते हैं। 6 टाइम का क्या है, मार्केट की भी पोटेंशियल यहाँ पे बनती है, किसको लेकर के, यदि हम सेक्टर वाइज पी को देखें तो यदि 6 गुना बढ़ती है तो कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है कहाँ तक, उम्मीद कहाँ तक जा सकता है, 54 रुपये, अर्थात 50 से 54 इसका जाने का टारगेट हो सकता है। लेकिन क्या ये हकीकत जा सकती है या नहीं जा सकती, इसका और भी आकलन है, जहां पे दूसरा आकलन क्या कहता है, डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में कहती है 1.97 का। तो इसके बेसिस पे क्या कहती है कि अभी इसका जो इन्होंने डेट्स रखा है, बोरंग्स का पार्ट है वो काफी ज्यादा है। करंट रेशियो के बारे में कहते हैं 0.7 का। अब देखिए ये जो चीज है ना, ये यदि ज्यादा होगा तो कहाँ इम्पैक्ट डालता है, ईपीएस पे इम्पैक्ट डालता है। और ईपीएस में एक और इम्पैक्ट डालने वाली चीज होता है जिसका नाम है डेटर्स रेशियो। डेटर्स को देखा जाए तो डेटर्स की रेशियो कहाँ होती है, करंट रेशियो के अंदर होती है। तो ये एक लिंक होता है कहाँ से, इनकी ईपीएस। यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ, इनका ये थोड़ा सा ओवर बर्डेड हो गया तो ईपीएस कम हो गया। यदि ये नहीं होता तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसके पीछे इसकी प्राइस और हाइक हो सकती थी और ये पी और भी कम हो सकता था। चलिए अगले कदम पे, अगले कदम का नाम है आरओसी, कहती है 16% के आसपास, और आरओई कहती है 46% के आसपास। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, और फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपए का, अर्थात एक नजर और डालते हैं, 1 रुपए का फेस वैल्यू, 1 रुपए का नोट है। 1 रुपए का नोट आपको कितना कमा के देता है, 5 गुना कमा के देता है। और इसका सेम एज द 5 गुना से ज्यादा उसका बुक वैल्यू भी निकल के आती है, अर्थात अर्निंग की जो कैपेसिटी है वही उसका बुक वैल्यू की नियर अबाउट द कैपेसिटी, नियर अबाउट द कितना, 20 से 25% का गैप, आपस में गैप बनती है। अब आते हैं यहाँ पे, क्या प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग थी वो क्या सेटअप होती नजर आती है, क्योंकि इसका जी को लेकर के आपको शायद पता होगा, इस साल को लेकर के काफी बर्डन था, इसको लोन वगैरह को लेकर के, बाद में शायद ऐसा कुछ न्यूज थी तो उसको किसी और ग्रुप के साथ ट्रांसफर करना चाहिए था, ऐसा था, अलग अलग चल रहा था। फिलहाल यहाँ पे लेटेस्ट सेंटिमेंटल जो होगा उस पर हम देखेंगे लेटेस्ट अपडेट क्या है इसको लेकर के। जहाँ पे डेट्स को देखा और प्लेजिंग की बात करें तो यहाँ पे जितने भी प्लेज, जितना भी होल्डिंग है इसका, जो कि खास कर देखा जाए तो इनकी जो होल्डिंग एसएल्स ग्रुप को, उनको इतनी सख्त पैसे की जरूरत थी जिसकी वजह से उन्होंने सारे के सारे क्या किया, 28 स्टूडेंट को उन्होंने प्लेज कर लिया। तो ये कुछ इम्पैक्ट निकल के आती है यहाँ से, इनका थोड़ा सा पोटेंशियल बनता है यदि इसको एक नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इसके हिसाब से इसमें थोड़ा सा जंप और हो सकता है। और जंप नियरली ये कहाँ तक, 12 से 15 तक की जंप हो सकती है, जो कि हमने आकलन किया था कहाँ से, 50 से 54-55 तक का। वो फिलहाल तो नहीं जाने का उम्मीद करते हैं, मतलब वो इतना तक तो नहीं जा सकता फिलहाल। कंपनी 2010 में बनी थी, जी लर्न लिमिटेड, इन द डाइवर्सिफाइड विद लर्निंग सोल्यूशन एंड द ट्रेनिंग्स थ्रू द मल्टीपल प्रोडक्ट इन द सर्विसेज स्कूल। कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट्स इट इज प्रोवाइड टू द, क्या प्रोवाइड करती थी कंपनी, प्रोवाइड टू द एजुकेशन सपोर्ट इन द कोचिंग सर्विसेज फॉर स्टूडेंट के लिए देती नजर आई थी। अब आते हैं इसको नेक्स्ट पड़ाव को लेकर के, समझने को लेकर के, जहां पे इनकी बड़ी बड़ी ब्रांड्स थी। तो दोस्तों अभी तक उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया होगा, नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे विदाउट कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी को कंप्लीटली आर एस एक्सपेक्ट को लेकर के समझने का, चाहे बैलेंस शीट का फिगर हो, पीएल का फिगर, उनको चार्ट से कंपेयर करते हैं तो क्या उसी रेशियो से ये चार्ट बढ़ती नजर आती है, या ऐसा तो नहीं जब मार्केट में केवल केवल पेनिक करके मार्केट में ऑफसेट किया जाता हो। ऐसा चीज स्टॉक मार्केट में अक्सर होता है, इसको समझना जरूरी है। तो हमें समझने के पर्पज के लिए यहाँ पे चलते हैं। जहाँ पे पीयर्स में देखा गया, कहती है एनआईटी है, अपटेक्स है, इस पे हमने लेटेस्ट स्टडी किया हुआ है, इस पे हमने नहीं किया था। एक और कंपनी है जिसका नाम है विंसिस, इस पे हम आगे चल के स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या निकल के आती है, इसके सेक्टर के पी ये कहता है, इसके हिसाब से ये कहता है अभी काफी कम है, अर्थात यहाँ भी पोटेंशियल है। इसका बाकी जो कंपनी खास के ये देखा गया इसकी काफी ज्यादा मोमेंटल ज्यादा देखने को मिला, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा थी, इसलिए मार्केट इनको पीछे पीछे थोड़ा सा यहाँ पे बायर साइड बिल्डअप होती नजर आई। चलिए अगले कदम, अगला कदम में देखा जाए तो यहाँ पे जो लोडेड की बात करते हैं कंपनी में, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोडेड के बाद इनके पास ये, जहाँ पे जो डेट्स रेशियो है काफी ज्यादा इनके पास देखने को मिली है। जहाँ पे कंपनी ने नियर अबाउट पिछले साल में करीब अच्छा खासा जंप देखने को मिला। तो आखिर क्या कहना चाहती है अगले पड़ाव पे, तो अगला पड़ाव देखा जाए इसका रिजल्ट, जून का रिजल्ट तो नहीं आया, जून में वैसे भी रिजल्ट इस सेक्टर के अंदर पिटती है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर।
लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑफ क्वार्टर के हिसाब से यदि डेटा को हमने देखा तो वो कहती है मार्च में अच्छी खासी करीब 116 करोड़ का इन्होंने रिवेन्यू जनरेट किया, और मार्च में अच्छी खासी जनरेट करती है, और इसके हिसाब से जो जून का पार्ट है थोड़ा सा गिरता है, और इसके हिसाब से यदि देखा जाए जिस हिसाब से उन्होंने कितना 5% के आसपास गिरा था यहाँ पे, तो ये क्या 5% गिराएगा तो कितना जाएगा, नियर अबाउट 111-110 करोड़ के आसपास जाना चाहिए जून वाले में। और यदि बिल्डअप करती है इस क्वार्टर में, वैसे लगता तो नहीं है क्योंकि जून वाले क्वार्टर में हमेशा क्या देखने को मिला, नहीं हमेशा देखने को नहीं मिलता है, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड यदि देखा जाए तो हमेशा देखने को नहीं मिलता है, गिरावट है। इस सेशन में अच्छी खासी इनकम भी होती है क्योंकि अप्रैल टू जून का में एडमिशन वगैरह का नया सेशन का जो स्टार्टअप होता है अलग अलग सेक्टर को लेकर, अलग अलग एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। जहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात करती है, इनके पास प्रॉफिट कितना 170 करोड़ तक का प्रॉफिट बनाया है। और प्रॉफिट जनरेट कहाँ से आता है, इनके पास अदर इनकम से जनरेट होता है। सबसे ज्यादा जो इनकम जनरेट होता है वो अदर इनकम से जनरेट होता है, इनका मेन इनकम से जनरेट नहीं होता। 170 करोड़ के आसपास का क्या निकल के आती है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है क्वार्टरली बेसिस में। ऐसे ही हम ईयरली बेसिस को चर्चा करें, ईयरली बेसिस में कहती है कंपनी लगातार इसके पास एक बिल्डअप होती है, खास के मार्च में इस साल में लगातार क्या होती है, हर साल बिल्डअप होती है, खास के कोविड के बाद का पीरियड की बात करें तो कोविड तो अच्छा खासा था, लेकिन अभी तक कोविड वाले पीरियड को उन्होंने टच नहीं कर पाया है। ये धीरे धीरे अभी तक मार्केट में उस लेवल पे नहीं पहुंचा जिस समय से कोविड से पहले का सिचुएशन था इनका। तो ये ऑप्शन कहीं और किसी और नए नहीं, जिसके बाद तो नहीं, कोविड के बाद तो ढेर सारे कंपनीज के अंदर आगे, खास एजुकेशन सेक्टर के अंदर। यहाँ पे देखा गया तो मैं भी एक एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही काम स्टडी कर रहा हूँ समझने के पर्पज से। तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे कहती है करीब 156 करोड़ का ईयरली प्रॉफिट था, इससे पहले कंपनी का लॉस था, लॉस मेकिंग को ने सेटअप किया नजर, और कोविड के टाइम में थोड़ा सा लॉस का सामना करना पड़ा था। जहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस में कहती है कंपाउंडेड सेल्स की बात करती है, नियरली लगातार 10% से ज़्यादा देखने को मिला। कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करीब एक साल में 3 साल में 90% से आसपास, और नियरली एक साल में ज़्यादा। स्टॉक प्राइस सीजीआर भी कहती है पिछले एक साल में तो अच्छा खासा था, उससे पहले गिरावट था। रिटर्न ऑन इक्विटी में एवरेज के हिसाब से लास्ट साल में अच्छा है, लेकिन उससे पहले इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। अगले पर क्या कहती है, कंपेयर करना जरूरी है, किसको किसके कंपेयर करना जरूरी है, इसको डेटा को, बैलेंस शीट को पीएल से। जो क्या ऐसे बच्चे भी हैं जो कि इनको जिनका जो इन्होंने इसका फीस लेके बैठे हुए हैं या स्टडी करके चले गए और फीस अभी तक पड़ा हुआ है। इसके क्रम में देखा गया कि इनके पास बोरोइंग्स को लेकर के कहा कंपनी ने, हमने बोरोइंग्स को क्या किया, कहती बोरोइंग्स हमने थोड़ा सा कम किया है। चलिए अच्छी बात है यार, ये बोरोइंग्स कम कर रही है तो बोरोइंग्स कम करने का इनका पैसा गया कहाँ, तो कहती है हमारे बोरोइंग्स को भी कम किया और हमारी फिक्स एसेट्स भी कम हो गई, अर्थात इनको फिक्स एसेट्स बिकवाली कर लिया होगा। अदर एसेट्स में कहती है कंपनी इनका पास ट्रेड रिसेबल जो पड़ा हुआ है वो कहती है करीब 38 करोड़ के आसपास की पड़ी है। अर्थात बच्चे ने इनका फीस जो रखा हुआ है, पेरेंट्स जिन्होंने फीस नहीं दिया वो 38 कितना है, 38 करोड़ का इनका फीस है। और फीस कितने दिन में देते हैं, कहते हैं करीब करीब 40 दिन में पैसा हमारे पास आ जाता है। अब इसके आपस का तालमेल क्या कहता है, कहता है टोटल इनका देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से यदि देखें तो कहती है 96 करोड़ का, और 96 करोड़ में कितना मार्केट फंसा फंसा पैसा था, नियरली देखा गया 96 करोड़ में कितना 38 करोड़ का पैसा फंसा हुआ, मतलब इसमें ज्यादा परसेंटेज देखने को नहीं नजर नहीं आए, जो कि एक एवरेज से थोड़ा सा कम है। ठीक है, जैसे ईयरली क्वार्टरली डेटा बेसिस में कहती है कि 111-16 करोड़ का था, उसमें 38 करोड़ का मार्केट पैसा, मतलब 30% के आसपास मान लेते हैं, नियरली 30% का क्या होता है, इनका पैसा फंसा पड़ा गया। और मोस्टली मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, इनकी ज़्यादातर जो खास के एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो चीज़ें होती है ना, वो खास के प्रीपेड होती है। अब प्रीपेड वाले में पैसा फंसा हो तो थोड़ा सा दुख की बात है, जबकि सेक्टर वाइज में इसका देखा जाए, प्रोडक्ट सेगमेंट के बाद कहते हैं तो ऐसा कुछ देखने को नजर नहीं आती। यहाँ पे अलग अलग आखिर किस सेक्टर से कितना ज्यादा पैसा इनके पास आती नजर आती है। आते हैं नेक्स्ट पर, जिसका नाम है शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, उस बारे में कंपनी क्या कहना चाहती है। कंपनी ने कहा कि हमारे पास क्या है, करीब प्रमोटर के पास 15% की होल्डिंग और रेस्ट हमने पब्लिक के पास छोड़ रखी है, बेच रखी है। अगले प्रभाव पर देखें कि क्या आपस में तालमेल था, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स की तादाद की चर्चा करें तो निकल के आती है नियरली करीब 1.5 लाख लोग यहाँ पे एज शेयर होल्डर हैं स्टॉक में लेकर के, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो या फिर इंडिविजुअल की तादाद हो। तो बॉडी कॉर्पोरेट की तादाद तो कम ही होगी, ज़्यादातर तो इंडिविजुअल की तादाद होती है शेयर होल्डिंग पे के अंदर। यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रोमोटर्स में
एक तो एशल्स, दूसरा कुछ और नाम निकल के आता जिसका नाम था जेनिस इंफ्रा पावर्स, इसके बाद एशियंस सैटेलाइट्स ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, और उनकी इस सब के साथ उनकी ग्रुप कंपनियां हो सकती है। इसके बाद एफआई की तादाद सबसे ज़्यादा 5% के आसपास है स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे क्यूसिस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड है। अब ये इनकी खुद की है किसी और का है पता नहीं, क्योंकि आजकल ये भी एक मार्केट में चलता है ना ट्रेंडिंग, अपने यहाँ से अपनी पैसे को या किसी अपने बिजनेस को वहाँ से यहाँ दुबई दुबई ले गए, दुबई से मॉरिशस ले गए, मॉरिशस से वहाँ ले गए, फिर पता चला वो इंडिया में पैसा आ जाता है। अब किसकी है कैसे है नहीं पता, इस पर ज़्यादा हम डिटेल नहीं जाते। एफ आई की दिया की कोई तादाद नहीं है, और पब्लिक की तादाद में देखा तो पब्लिक की तादाद में काफ़ी बड़े बड़े हैं। रतन इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, इसके बाद इसमें एल&टी फाइनेंस लिमिटेड है जिन्होंने इस स्टॉक को एक तरह से पब्लिक होल्डिंग के तौर पे कामकाज देखा है। इसके बाद कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज में देखा तो यहाँ पे नानसी शेयर्स एंड स्टॉक एडवाइजरी कंपनी है, 5% के आसपास होल्डिंग है। इसमें जो बिग बुल की तरफ मुझे लगता है ना, जो कि खास के मैं देख पाऊँ, जिसमें कि एल&टी फाइनेंस है और दूसरा का नाम है एल&टी फाइनेंस के अलावा दूसरे का नाम था एल&टी के दो पोजीशन, एक मानसी शेयर होल्डिंग और तीसरा नाम था इसमें जिसका नाम था रतन इंडिया फाइनेंस। क्या इनका और भी कंपनी में इन्होंने स्टेक कर रखा है रतन इंडिया का? तो कहती है हाँ, इन्होंने 2 कंपनी में किया था, एक तो जी में है, एक कभी किसी कंपनी में था, सीटी नेटवर्क में था, जो कि फिलहाल देखने को नजर नहीं है इनके पास, फिलहाल एक ही जगह पे देखने। एल&टी फाइनेंस के देखे तो यहाँ कहाँ पे होल्डिंग करके रखी है, उनका होल्डिंग पोजीशन में लगातार क्या हो रही पता है, लगातार बिल्डअप हो रही है यहाँ पे। इनकी कहाँ पोजीशन है, वो कहती है हमारे पास पोजीशन की तो कमी नहीं है, बलारपुर इंडस्ट्रीज है, फिलहाल देखने को कहाँ पे मिलता है, केवल जी में देखने को मिला है, और जी मीडिया में फिलहाल यहाँ पे अपडेट नहीं था, उन्हें कभी स्टॉक में लिया था, पैसा लगा के रखा हुआ था। अगले कदम आते हैं, अगले कदम में देखा जाए इसके बारे में तो क्या कहना चाहता है। एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर्स कभी था, फिलहाल इतनी नजर नहीं आई। एक पशुपति कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड था, ये भी था कभी। एक रिटेल की तादाद क्या कहती है, जो कि खास के 2 लाख से कम के शेयर होल्डर्स हैं यहाँ, उनकी तादाद के बारे में कहती है करीब करीब यहाँ पे 38 35 36% मान लेते हैं, 36% की तादाद जो है ना वो क्या है, रिटेल की तादाद है, जिन्होंने 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में किए हैं, खास के जी लर्न के ऊपर। इनकी एक देखा जाए इनकी, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जितने यदि बच्चे को भी शेयर दे दिया जाए उनके नाम पे भी शायद काफ़ी हो सकता है। और यहाँ पे जितना एक पेरेंट्स में कई बार मैं सोचता हूँ ना, जिनके बिजनेस में पैसा लगाना उनमें देना, तो उनके जितना इनका पैसा देते हैं ना उसको उतना एक पैसा इसको एक शेयर में लगाना चाहिए, और बाद में देखना चाहिए जितना बच्चा अब निकल रहा है, क्या बच्चे की ग्रो और स्टॉक की ग्रो में क्या डिफरेंस निकल के आती है। यदि वो स्टॉक की रफ्तार उससे कई गुना, बच्चे की रफ्तार से कई गुना करती है, अर्थात ये है जो आपके बच्चे आगे चल करके कई गुना ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट उनके क्वालिटी के बेस से जाती नजर आ सकती है। तो ये हमने समझने का प्रयास किया दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं था किसी स्टॉक को लेकर के, हमने केवल 2 एस्पेक्ट को लेने का प्रयास किया, जहाँ पे कंपनी ने कहा कि पी तो काफी कम है, हाई रिटर्न की थी, हाई रिटर्न मतलब अर्थात ये था जो ईपीएस पे काफी इफेक्टेड था, दबा हुआ पार्ट था कहाँ से, डेट्स की रेशियो से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ नजर डालें तो क्या नजर आता है उसमें आप आकलन करके देखिए। हम सिंपल सी लॉजिक की बात करें, जहाँ पे लोअर टू लोअर को यदि देखा जाए तो कहती है जो सपोर्ट्स लेवल है, और हायर टू हायर को कहते हैं इज द रेजिस्टेंस लेवल है। तो फिलहाल ये रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर कामकाज करती नजर आती है, नहीं आती है, तो देखा जा सकता है। चलिए हमने इसको समझने का प्रयास किया, रखने का प्रयास किया। आज फिलहाल 9 रुपये के आसपास स्टॉक चलता नजर आता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।